स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड। तो जैसे कि मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, एंड सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रांसलेशन। ओके, आई मीन व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। ओके, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन। सो ये फाइनल पार्ट है यूनिट फर्स्ट का, जिसमें हमारे सिर्फ 2 ही टॉपिक्स रह जाते हैं, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करा दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट सेकंड को, ठीक है। और इसके अलावा इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की नोट्स या पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप सारे ही नोट्स और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और बीए सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की जो भी इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटी है वो मैं सारी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन का थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, बट यहाँ पे भी हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि नीड ऑफ ट्रांसलेशन पे सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है वर्ल्ड में, ठीक है। बट अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो यहाँ पे जो चाइनीज़ या मंदारिन आपने सुनी होगी वो रैंकिंग में फर्स्ट पे आती है, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो कौन सी है? इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश का या जो ट्रांसलेशन का सिग्निफिकेंस है हमारी डेली लाइफ्स में, वो जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, मतलब काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है इंग्लिश का ट्रांसलेशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपने आंसर्स में जो इंक्लूड करेंगे मेनली वो यही होगा, द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन अवर एवरीडे लाइफ इज़ मोर डायमेंशनल दैट वी एक्चुअली थिंक और दैट वी रियलाइज, ठीक है। यस, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ प्रीटी मच एवरीवेयर, इट इज़ द थर्ड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स। देखिए मोस्ट वाइडली यूज़ में बात की जाए या रैंकिंग में बात की जाए या मोस्टली या फिर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश को थर्ड रैंक दी गई है, बट सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ये लैंग्वेज है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में देखिए इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि काफ़ी अलग अलग जगह के कल्चर से, अलग अलग जगह के लोगों से आप ट्रांसलेशन के थ्रू ही जुड़ पाते हैं, वहाँ की चीज़ों को आप अडेप्ट कर पाते हैं या फिर वहाँ की हिस्ट्रीज़ को जानना, इस सभी चीज़ों में जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन फॉर एवरीवन, it's operating in English can hold back companies and businesses. When you understand the importance of translation for everyone, you will be able to see it as an necessary and worthy investment. What that you will also need a professional translator for a company that offers translation services. देखिए अगर ट्रांसलेटर्स की बात करें तो काफ़ी सारे जैसे टूरिस्ट गाइड होते हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस उनको भी आते हैं, या फिर आप अपना जो मतलब आप अपनी कंट्री, अपनी प्लेस को छोड़कर कहीं और भी जाते हैं या सिर्फ आप टूरिज्म के पर्पज से भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ट्रांसलेटर की नीड होती है, क्योंकि हर जगह की लैंग्वेज से आप अवेयर नहीं होते हैं। बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कॉमनली या ग्लोबली सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है, तो उससे सभी काफ़ी हद तक अवेयर हैं। तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए, चाहे वो बिज़नेस पर्पस में हो या कंपनीज़ के पर्पस में हो। सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो एक तरीके से बिजनेस वर्क में यूज़ की जाती है वो लैंग्वेज आपकी कौन सी है? इंग्लिश ही है। एक तो जो भी उस नेशन की या जो भी उस कंट्री की लैंग्वेज होगी वो यूज़ की जाती है, उसके अलावा सेकंड लैंग्वेज को या सेकंड लैंग्वेज पे हमेशा प्रेफरेंस किसको दी जाती है? इंग्लिश को दी जाती है। दूसरा, इंग्लिश या फिर ये जो ट्रांसलेशन है वो आपके आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, इन सबको स्प्रेड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। So translation is also necessary for the spreading new information, knowledge and ideas across the world. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि किस तरीके से अरेबियन, पर्शियन या फिर जो तुर्की इन्वेजन्स हुए इंडिया के अंदर, उनके साथ साथ ही कैसे एक पूरा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर हेल्ड होता है मुगल पीरियड में, और क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहती है वो हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो वो लेक्चर आपको ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो एक बार पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर आपको ये समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो अरेबिक ट्रांसलेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीक आइडियाज़ को या फिलोसोफर्स को वो मिडल एजेस तक भी अलाइव रखते हैं, मतलब जो फिलोसोफर उस टाइम पे रहे या जो आइडियाज़ रहे उनको उन्होंने ज़िंदा रखा मिडल एज तक भी। किसके थ्रू? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन वर्क के थ्रू, ठीक है। जैसे कि बाइबल है, बाइबल में आपने देखा था, मतलब ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो ट्रांसलेशन का काम किया गया था वो इस बुक पर किया गया था, और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 531 लैंग्वेजेस में ये बुक ट्रांसलेटेड है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम को करती हैं, या फिर और भी बुक्स आपने सुनी होंगी, बट सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन जो किया गया है वो बाइबल का किया गया और सबसे पहले भी इसी का किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो देखिए, नीड ऑफ ट्रांसलेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन वो हम ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 में भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो लिटरल ट्रांसलेशन है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन आप बेशक अपने सिलेबस में पहली बार सुन रहे हैं, बट लिटरल ट्रांसलेशन का यूज़ आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से करते आए हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास कुछ इंडियन पोइट्स थे, कुछ इंडियन स्टोरीज थी, शॉर्ट स्टोरीज या पोइट्रीज थी। और जो हमारा सेकेंड सेम का सिलेबस था उसमें मेनली सारी हमारे पास पोएम्स ही थी, फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज थी। और अब जो हमारा थर्ड सेम का सिलेबस था उसमें हमारे पास ब्रिटिश ड्रामा, अमेरिकन ड्रामा था। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेम में, बेसिकली यहाँ पर भी आप कुछ नॉवेल्स को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंस, यूज़, उसके टूल्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट लिटरल ट्रांसलेशन का यूज़ हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही करते आए हैं, क्योंकि जो भी आपका मटेरियल था या जो भी कंटेंट आप पढ़ते थे, चाहे फिर आपको इंग्लिश के लिए पढ़ें या हिस्ट्री के लिए पढ़ें, पॉलिटी के लिए पढ़ें, वहाँ पे आपको एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती थी। क्योंकि देखिए, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है, हम इसको एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं, या फिर एक ट्रांसलेशन में या फिर एक ग्लोबली लैंग्वेज के फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। बट हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। बट उसके बावजूद भी जो भी बच्चे इंग्लिश में अपने आंसर्स लिखते हैं या जिनके भी पास इंग्लिश है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है किस चीज़ से, कि केवल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। या देखिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको खैर आंसर राइटिंग में तो किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता। आप कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके जस्ट गो थ्रू हो जाते हैं कि आपने पूरे उस पैराग्राफ को पढ़ा या पूरी लाइन को पढ़ा, और मेन उससे क्या सेंस निकल कर आया या क्या समरी निकली वो आप एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही करते आए हो। बट लिटरल ट्रांसलेशन और जो अभी तक हम करते आए हैं उस ट्रांसलेशन में सिर्फ एक छोटा सा जो फ़र्क रह जाता है वो ये कि लिटरल ट्रांसलेशन में एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर सिंपल सी बात करें डेफिनेशन की फॉर्म में, सो लिटरल ट्रांसलेशन रिफर्स टू एनी ट्रांसलेशन दैट रिप्लेसेस वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विदाउट इवेलुएटिंग द कल्चरल कंटेक्स्ट, ठीक है। मतलब जो उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है उसको बिना चेंज किए आप सिर्फ क्या करते हो, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर देते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है, बट जो भी मैं बोल के आपको बता रही हूँ वो सब कुछ हिंदी में है। तो कहीं ना कहीं मैं लिटरल ट्रांसलेशन या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की हेल्प से आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सेम चीज़ आपको अपने सिलेबस में करनी है। अब देखिए, इस सेमेस्टर के सिलेबस में ना काफ़ी आपकी यूनिट्स भी रहने वाली हैं, जहाँ पे आपको इंग्लिश के पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, उनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। फिर कुछ पैराग्राफ्स आपको हिंदी में मिलेंगे, उनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम ग्रामर के थ्रू, ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू, सेंटेंसेस, टेंसेस के थ्रू उसको सीखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लिटरल ट्रांसलेशन और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो आई होप इसकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी क्लियर होगी। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ। लिटरल ट्रांसलेशन दैट रिफर्स टू एनी ट्रांसलेशन दैट रिप्लेसेस वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विदाउट इवेलुएटिंग द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए आप सिर्फ उस वर्ड को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हो, सो दैट वो दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को समझ आ सके, ठीक है। सो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज़ अ कॉमन पाथ वाइल लर्निंग अ लैंग्वेज। तो जब भी आप एक लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं, सो सबसे कॉमन पाथ जो सबसे बेसिक तरीका हमारे पास होता है वो क्या है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। जैसे आप बचपन में सेंटेंसेस सीखते होंगे, है ना। तो जैसे बहुत छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूँ, दिस इज़ अ बैग, तो उसमें आपको दिस इज़ बैग सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे आपको डायरेक्टली प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है, या फिर आपका इज़ कहाँ यूज़ करना है, एम कहाँ यूज़ करना है, आर कहाँ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको ना बताई जाती थी। मतलब ना ही बताकर, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, पास्ट टेंस क्या है, ये सब ना बता करके डायरेक्ट आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स वहाँ पे बताए जाते थे कि दिस आपको कोई भी चीज़ क्लोज है तब यूज़ करना है, दैट आपको तब यूज़ करना है जब वो चीज़ आपके अराउंड में नहीं रखी है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप ग्रामर सीखना शुरू करते हैं तो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की हेल्प से ही वो सिखाया जाता है, और जिसको हम यहाँ पर किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लिटरल ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो काफ़ी सारे ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल्स भी हैं अभी। जैसे आप सबसे अच्छा टूल देख लीजिए, गूगल को देख लीजिए, वहाँ पर आप कुछ भी जैसे देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई इंग्लिश सेंटेंस है, जब आप उसको गूगल ट्रांसलेट करते हो या फिर आप उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा आपको ना उस सेंटेंस का वो मीनिंग या उस सेंटेंस का मतलब एक आइडिया क्या है वो ना बता करके जितने भी वर्ड्स आपने या जितने लेटर्स आपने उस सेंटेंस में यूज़ किए, उनका डिफरेंट या उनका जो इंडिविजुअल मीनिंग है वो आपको बताता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए वो समझ में आना ईजी होता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं या आपको क्या उसको पढ़ करके समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टूल्स हमारे पास होते हैं वो हमें जो ट्रांसलेशन देते हैं वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन देते हैं, ठीक है।
और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज अभी के टाइम में हमारे पास हैं, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, काफ़ी सारी टेक्निकल स्किल्स हैं, या फिर लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी काफ़ी सारे डिफरेंट ऐप्स को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात होगी लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है। अब देखिए मेन आता है फिर आपका एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल जो लिए हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए हैं, बट देखिए एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम ईडियम्स की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने ली है वो टोका फेरो ली है, जो कि मतलब एक इटालियन टर्म या इटालियन फ्रेज कह सकते हो आप इसको। इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, बट जो नॉर्मली आपने सुनी होगी, जैसे ग्रीस द पाम है, पाम मीन्स हथेली होता है, ग्रीस मीन्स रगड़ना होता है। तो अगर हम ग्रीस द पाम का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो वो क्या होता है, हथेली रगड़ना, है ना। लेकिन अगर हम उस ईडियम का सेंस देखें या उस ईडियम का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है, रिश्वत लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टोका फेरो है, वो एक ईडियम है जो कि किसके लिए यूज होता है, फॉर अवॉइडिंग बैड लक, बैड लक को अवॉइड करने के लिए। दिस फ्रेज लिटरली ट्रांसलेटेड टू टच आयरन इन इंग्लिश। सेम ही जो ईडियम है वो इंग्लिश में भी यूज होती है, बट किस फॉर्म में, टच आयरन। मतलब मीनिंग दोनों का सेम ही है। या फिर टच वुड आपने सुना होगा, तो देखिए टच वुड का मीनिंग क्या निकल कर आता है कि वुड आपको पता है लकड़ी होती है, टच आपको पता है छूना होता है। तो अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पर लकड़ी छूने की बात हो रही है, बट अगर हम एक्चुअल मीनिंग की बात करेंगे सो इट इज़ अबाउट अवॉइडिंग दी बैड लक, ओके। अब इसी ईडियम को इटालियन में कहा जाता है टोका लेंगो, ठीक है, सॉरी टोका लेग्नो। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है वो, सॉरी आई थिंक फर्स्ट एग्जांपल ही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो सेकंड एग्जांपल आपको ना टेलीग्राम पे जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर मैं ये करेक्ट करके डाल दूँगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी देखिए ईडियम्स आपने काफ़ी सारी सुनी होंगी, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। वहाँ पे उनका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कुछ और होता है, बट उनका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। और सेम चीज़ हम करते हैं जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, क्योंकि हम रूल्स के गो थ्रू होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट यूनिट क्लियर होगी। और फर्स्ट यूनिट में देखिए एकदम आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ क्या हमारा सिलेबस था और क्या क्या चीज़ें हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़नी थी। तो सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन देखना था कि ट्रांसलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रांसलेशन से सभी लोग अवेयर हैं, हमेशा से बचपन से आप करते आए हैं। जिनकी भी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, वो बचपन से, या अगर मैं बात करूँ थर्ड या सिक्स क्लास से सबने ग्रामर सीखना स्टार्ट किया है, तो सबने रूल्स को पढ़ा है या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ा है, तो सबको पता है ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और एक वो डेफिनेशन जो आपको अपने आंसर्स में लिखनी है। तो व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। एंड देन हमने बात की थी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। उसके बाद हमने बात की थी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। और इस फाइनल लेक्चर में हमने बात की व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन। और इसी के साथ में ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। तीनों ही वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है थर्ड एग्जाम की वो चैनल पे भी है, वहाँ से भी आप विजिट करके तीनों वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लेक्चर या कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।